नमस्कार। हल्ला बोल के इस पहले एपिसोड में आज हम नरेला के ट्रैफिक जाम पे बात करने वाले हैं। नरेला में पिछले एक दशक से ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। ना तो राजनेताओं द्वारा, ना ही कभी समाज सेवियों द्वारा, ना ही कभी प्रशासनिक अमले द्वारा इस तरफ खास ध्यान दिया गया, जिस कारण नरेला में जिस तेज़ी से आबादी बढ़ी उसी तेज़ी से नरेला में ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ा। सड़कों की चौड़ाई वही है जो आज से 10, 15, 20 साल पहले हुआ करती थी। नतीजतन सड़कों पे गाड़ियां ज़्यादा हो गई, मार्केट गुलजार हुए और हर तरफ जाम ही जाम दिखाई देता है। खास करके आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 1 नरेला की, जो कि इस विधानसभा का पहला नंबर वार्ड भी है। आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ेंगे सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव सदाराम गुप्ता जी। सदाराम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप दिल्ली न्यूज़ 24 से आए अमित जी, आपका अभिनंदन है। सदाराम जी, जैसा कि आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि तकरीबन एक दशक मतलब 10 सालों से भी अधिक का समय हो चुका है। नरेला में लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा, व्यापार बढ़ा, व्यापारियों की दुकानें बढ़ीं, बाज़ार गुलजार हुए, सड़कों पे गाड़ियां भी बढ़ीं, पर ट्रैफिक जाम की समस्या जो आज से 10 साल पहले थी उससे कहीं अधिक विकराल होती चली गई। इस बारे में आपका क्या मानना है? कौन कौन से ऐसे कारक रहे हैं, क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये नरेला का जाम कम होता नहीं दिखता? इसमें देखिए, आम जनता और ट्रैफिक का बढ़ता दबाव, रोडों की खस्ता हालत, साइनेज का प्रॉपर ना होना और रेहड़ी पटरी वालों को व्यवस्थित ढंग से स्थान का न मिलना है। इसमें हम सभी दोषी हैं। सिर्फ ये नहीं कि देखो कारोबार बढ़ता है, दुकानें बढ़ी हैं, पॉपुलेशन बढ़ी है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, ट्रैफिक बढ़ा है, लेकिन सड़कें तो वही हैं। सड़कें का विस्तार नहीं हुआ है, चौराहे नहीं बने हैं। जिस स्थिति में आज से 20 साल पहले थे, आज की स्थिति भी वही है। उनमें काफ़ी गुंजाइश है कि उनका बदलाव किया जाए और उनका विस्तार किया जाए और थोड़ा रेहड़ी पटरी वालों को व्यवस्थित ढंग से उनका स्थान उपलब्ध कराए निगम प्रशासन, और उनको वहाँ से स्थानांतरित करके, और जब इसका निवारण हो सकता है। अच्छा, अगर सड़कों की चौड़ाई, जो कि मुख्य कारण भी है कि सड़कों की चौड़ाई आज भी वही है जो दशकों पहले हुआ करती थी। सड़कों की चौड़ाई की अगर कहें सदाराम जी, तो सांसद और विधायक ये दो ऐसे राजनेता नज़र आते हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में ये चीज़ आती है कि वो सड़कों की चौड़ीकरण के लिए प्रयास करें। आपको क्या लगता है कि क्या पिछले कुछ दशकों में इस तरफ सांसदों और विधायकों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं क्या, मैं पूर्ण रूप से उनको दोषी मानता हूँ। चाहे वो सांसद जी हमारे क्षेत्र के रहे हों, चाहे विधायक रहे हों, इनमें कुछ समय के लिए ज़रूर एक ऐसे विधायक आए थे जिनकी इच्छा शक्ति थी कि मैं अपने एरिया का विकास करूं, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो कामयाब नहीं हो पाए। नहीं, आप दर्शकों को पूरी बात बताएं, नाम बताएं, कौन थे, कब आए थे, कौन सा उनका कार्यकाल था, क्या उन्होंने प्रयास किए? देखिए, 49 दिन की सरकार जब पहली आप सरकार बनी, उसमें हमारे क्षेत्र के नील दमन खत्री जी आए, भाजपा के, ठीक है नहीं। और अब उनका जो कार्य करने की शैली थी वो मैंने बहुत नज़दीक से देखी है, बहुत बेहतरीन थी और इच्छा शक्ति थी उनकी। वो दिन रात चैन नहीं लेते थे और इनकी इतने चीज़ थी उनको कि अपने क्षेत्र को मैं नंबर 1 अगर विधानसभा है, नंबर 1 पार्षद का क्षेत्र है, नंबर 1 संसदीय क्षेत्र है, तो उसको वैसा देखना चाहते थे और इच्छा शक्ति। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो पुनः जो है कामयाब नहीं हुए अपने इसमें आने के लिए। नहीं, तो ट्रैफिक जाम को सुचारू करने में उनका कोई योगदान रहा उतने छोटे से कार्यकाल में? देखिए, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। और जब उन्होंने सभी
सामाजिक संस्थाओं की एक मीटिंग कॉल की थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और उसमें सभी ऐसे चेहरे थे जो समाज के लिए काम करने के इच्छुक थे, और उन्होंने एक रात्रि भोज भी उन्होंने आयोजित किया था। उसी मीटिंग में उन्होंने इस चर्चा की थी और उसमें मैं भागीदार था। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई इसको जो है सुझाव थे लोगों के कि इसको वन वे किया जाए, रामदेव चौक से लेकर के और आपका ये वाई पॉइंट बवाना अलीपुर रोड तक वन वे ट्रैफिक किया था, जिसमें कॉमर्शियल वाहनों की एक साइड की रामदेव चौक से एंट्री नहीं थी, चाहे वो लाइट व्हीकल्स हो, चाहे मीडियम व्हीकल्स हो, चाहे हैवी व्हीकल्स हो। उसके ऊपर पूरी तरीके से नॉर्दर्न रेंज के ट्रैफिक सीपी ने, ठीक है नहीं, मैं उस मीटिंग में भी शारीक था, उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया था और वो काम हुआ था। तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत लोगों की शिकायतें रही कि बड़ा चक्कर लगा के आना पड़ता है जी, हमें बसें वहाँ उतार देती हैं, लेकिन उसका दोहरा फ़ायदा हुआ। दोहरा फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा डीडीए बिल्कुल आबाद नहीं था, बसें वहाँ बिल्कुल नाम मात्र की एक भी बस नहीं जाती थी। जब ये ट्रैफिक डाइवर्स हुआ, ठीक है नहीं, वन वे किया, तो सारा डीडीए आबाद हो गया, वहाँ पे कोई रहने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस कॉलोनी वालों को शिकायतें थी, तो एक बहुत बड़ा चेंज आया था उस टाइम पे। और उसके बाद फिर जैसे कि तैसे है, अब उसके बाद जो है हालत बद से बदतर होती जा रही है, सड़कें टूटी हुई हैं, रेडी पटरी वाले जो है अपना रोजी रोटी कमाने के लिए उनको व्यवस्था नहीं देने से वो रोडों पे आ जाते हैं, पटरी उनकी ठेली लगती है, आगे ग्राहक खड़े होते हैं, उसके बाद वाहन उनका छोटा मोटा साइकिल है, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, क्योंकि पार्किंग व्यवस्था तो है नहीं पूरे नरेला में। एक गंभीर समस्या है पार्किंग का ना होना। जो आदमी 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से 5 किलोमीटर से चल के यहाँ आता है, निश्चित रूप से उसको पार्किंग चाहिए। उसकी भी मजबूरी है कि वो दुकान तक जाना चाहता है कि मेरे को यहाँ से सामान खरीद लूँ और यहीं से मैं चल दूँ। तो जब तक पार्किंग की भी व्यवस्था ठीक से नहीं होगी और इनको रेडी पटरी वालों को सुव्यवस्थित ढंग से नहीं बचाएंगे, हैं, इंक्रोचमेंट नहीं हटेगी, अतिक्रमण, दुकानदार पूरी पटरी घेरे बैठा है। पिछले 10-12 सालों में क्या आपको कभी ध्यान आता है कि नगर निगम या दिल्ली पुलिस की तरफ से कभी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया हो, कभी कोई ऐसी ड्राइव आयोजित हुई हो? देखिए, ड्राइव तो ये करते हैं, नाम मात्र की करते हैं, दिखावा होता है, और इन लोगों की सबकी मंथली बंधी हुई है। निगम से कोई भी ऐसा रेडी पटरी वाला नहीं है जो उनकी सेवा नहीं करता हो। अब सेवा करते हैं, उनको पहले पता लग जाता है जी आज जो है ड्राइव होनी है, वो अपना कंट्रोल कर लेते हैं और उनको बचा लेते हैं। वो दिखावे मात्र के लिए है। जो बेचारे नए लगाते हैं उनकी उठायागिरी करी, उनको बंद कर दिया, उनको तंग किया, फ्रूट इधर उधर फेंक दिया, उनसे जुर्माना किया, ये सब ड्रामेबाजी है। लेकिन अंदर से जो एक काम होना चाहिए ना, वो तरीका नहीं है। अच्छा, चलिए, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव होने के नाते बुजुर्गों की समस्या से आपका रोज़ाना का वास्ता पड़ता है। अगर इस नरेला के वार्ड नंबर 1 के ट्रैफिक जाम को अगर सामने अगर रखें और आपसे जानना चाहें कि उम्र दराज लोगों को इस ट्रैफिक जाम की वजह से किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, तो आप थोड़ा अपना भी अनुभव साझा करें और अपने संस्था के सदस्यों का भी। देखिए, उनकी मजबूरी है। जिनके घरों में बुज़ुर्ग हैं उनको कई बार दूध लेने के लिए आना पड़ता है, सब्जियां खरीदने के लिए आना पड़ता है, मेडिसिन लेने के लिए आना पड़ता है। सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं है। जिनके घरों में जवान बच्चे हैं ला सकते हैं, वो ज़रूर लेके आते हैं। लेकिन कुछ बुज़ुर्ग भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं हमारा टाइम पास हो जाएगा, हमारा इवनिंग मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। लेकिन जब पटरी पे चलने की जगह ही नहीं है तो उनके ज़्यादा चांसेस रहते हैं दुर्घटनाग्रस्त होने का, ठीक है नहीं। तो ये एक मजबूरी है, और मजबूरी बस, वैसे तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से इतनी कोई फैसिलिटी है नहीं कि भाई बुज़ुर्गों के लिए कोई स्पेशल पैकेज दे रखा है या राहत दे रखी है या वो कुछ है। तो बस सरवाइव कर रहे हैं वो लोग, कोई ज़्यादा संतुष्ट नहीं है वो बाहर निकल करके। अच्छा, आप चूँकि पंजाबी कॉलोनी के RWA से भी जुड़े हुए हैं,
तो एक सवाल मेरा ये भी है, जब मैं आपके यहाँ के लिए आ रहा था तो पंजाबी कॉलोनी के बाहर एक कूड़े का खत्ता है, अनाज मंडी के ठीक दूसरी तरफ। वहाँ पे देखने में ये आया है कि कूड़े के खत्ते का कूड़ा सड़क पे आया हुआ है और वहीं पे फल और सब्जियों की दुकानें लग रही हैं। तो क्या RWA की तरफ से आप लोगों ने इसके समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया? देखिए, जिस टाइम उसको डिज़ाइन किया जा रहा था उस ढलाव को, उसी टाइम से RWA के विरोध शुरू हो गए थे कि भाई ये यहाँ पर ना डाला जाए। पहले वो बिल्कुल साइड में पड़ता था लेकिन रोड पे नहीं पड़ता था। अब वो साइड से हटा के रोड पे कर दिया और रोड पे उसकी दुर्दशा देखने वाली है। वो ट्रैफिक जाम का भी कारण बनता है और रेहड़ी पटरी वाले जो फ्रूट बेचते हैं उनका तो भगवान ही मालिक है, जो वहाँ से खरीदते होंगे किस तरीके से उसको यूज़ करते होंगे, वो एक बहुत ही गंभीर समस्या है। अच्छा, नरेला की सड़कों पे एक चीज़ और देखने में आया है कि जो पालतू पशु, जिसे आजकल आवारा पशु भी कह देते हैं, गाय वगैरह जो हैं, वो सड़कों पे बहुतायत पाई जाती हैं। थैलियाँ, पन्नियाँ चबाती हुई आमतौर पे देखी जा सकती हैं। आपको क्या लगता है कि इन गायों की देखभाल के लिए कोई सुचारू व्यवस्था बननी तो चाहिए? और दूसरी चीज़, क्या ट्रैफिक पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है जो सड़कों पे इस तरह से आवारा पशु दिखाई देते हैं? देखिए, ट्रैफिक जाम के लिए तो बाधा ही है, बहुत बड़ी बाधा है और मैं 1 महीने से इसके लिए प्रयासरत हूँ। MTIRZ MCD में जो डॉक्टर विनोद हैं, HOD हैं इसके हेड, उनको भी मैंने प्रयास किया है और उनके नोटिस में भी लाया है। उनकी एक गंभीर समस्या है, उनके पास एक कार्ट है जिसमें वो उस गाड़ी में गाय को या सांड को पकड़ते हैं और हमारे पर्टिकुलर इस पंजाबी कॉलोनी में 4-5 सांड और 20 गाय ऐसी हैं जो लेडीज़ को, बुज़ुर्ग को, बच्चों को जोग जाती है और वो गिर जाते हैं कई बार और काफ़ी खतरा बना हुआ है। इसका प्रयास मैं लगातार 1 महीने से कर रहा हूँ और मैंने समाज के फेसबुक पे भी डाला है और व्हाट्सएप पे भी डाला है और MTIRZ जो है कुलदीप मांझी हैं, कुलदीप मांझी ने मुझे आश्वस्त किया है कि गुप्ता जी हमारे पास एक गाड़ी है और समस्या ये है कि दिल्ली की जितनी भी गौशालाएं हैं वो सब ओवरफ्लो हो चुकी है, जिसमें 5 की कैपेसिटी है, वहाँ 8000 गायें हैं। अब हमें यहाँ से 80 किलोमीटर उन्होंने एक दूर गांव में बताया कि वो गौशाला हमें अलॉटेड है जिसमें MCD कैटल्स को कैप्चर करके वहाँ छोड़ती है। तो वो दिन में 70-80 किलोमीटर जाएंगे, 70-80 किलोमीटर आएंगे और उसमें एक ही कैटल को कैप्चर करके लेके जाते हैं। 2 कैटल करने से उनकी समस्या ये है कि कई बार वो झगड़ा कर लेते हैं कैटल और वो गाड़ी पलटी भी हो जाती है। तो बोलता है ये भी हमारे साथ समस्या है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी कॉलोनी में ही 25 से 30 गाय और सांड हैं, तो पूरे नरेला में तो मैं समझता हूँ कि 400-500 के करीब इसकी तादाद होगी। तो ये प्रशासन के भी कंट्रोल से बाहर की है जो मुझे लगा है और इसके ऊपर मैं पूरी विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। सब चीज़ें मेरे पास उपलब्ध हैं इनके हेड से भी। अच्छा सदाराम जी, जैसा अभी नगर निगम की चर्चा छिड़ ही गई है तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि चूँकि हमारा ये हल्ला बोल कार्यक्रम जन सुविधाओं पे ही आधारित है, हमारी कोशिश ये है कि जो जन सुविधाओं को लेकर जो लोगों को समस्याएं आती हैं उस पे बात की जाए ताकि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जो सरकार में बैठे हुए आला अधिकारी हैं, उनको ज़मीनी हकीकत पता चल सके कि जो उनके आदेश जारी होते हैं उन पे कर्मचारी कितना काम करते हैं। क्योंकि अक्सर देखने में ये आया है कि जनप्रतिनिधियों को और वरिष्ठ जो सरकारी अफसर होते हैं उनको नीचे के कर्मचारी फीडबैक जो देते हैं वो या तो आधा अधूरा होता है या तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत होता है। उनको ये लगता है जनप्रतिनिधियों को और वरिष्ठ अधिकारियों को कि उनके आदेश का पूर्णतः पालन हो गया है, जबकि ज़मीन पे अगर उतर कर देखते हैं तो सिर्फ खाना पूर्ति ही होती है। तो इस सफाई के बाद सदाराम जी आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर पंजाबी कॉलोनी की अगर बात करें तो नगर निगम द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं हैं जैसे नालियों की सफाई, सड़कों पे रोज़ाना नियमित झाड़ू लगना या पार्कों की देखभाल वगैरह, इन सब की क्या वस्तु स्थिति है? देखिए, इसकी वस्तुस्थिति से मैं बहुत दुखी हूँ और निरंतर मैं प्रयास करता रहता हूँ
सोशल मीडिया से भी कहो, सविता जी से भी कहो, ठीक है कि नहीं, और डीसी नरेला जोन से कहो, एसी साहब से कहो, कंसर्न डिपार्टमेंट के सुप्रिटेंडेंट को कहो, मैं लगातार टच में हूँ। यहाँ पे इतनी दयनीय दशा है, स्पेशल पंजाबी कॉलोनी की बद से बदतर है। जब तक यहाँ किसी कर्मचारी को नहीं कहेंगे भाई 3 दिन ढेरियाँ लगी हुई है, इनको उठा दो, तब तक वो उठती नहीं है। नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं, नालियों का प्रॉपर जो है वो बहाव नहीं है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं। मेन होल मैं 50 गिनवा सकता हूँ पंजाबी कॉलोनी में, फ़ोटो डालता हूँ 6-6 7। 15 दिन पहले ही मैंने सविता जी को 6 मेन होल के लिए शिकायत की, फ़ोटो डाले, उसमें से 2 रिपेयर हुए और 2 रिपेयर भी ना के बराबर हैं। चारों तरफ से सीमेंट नहीं लगी उसके ऊपर, बाकी 4 ऐसे ही पड़े हैं। इसी तरीके से पुरानी अनाज मंडी, ये जो पार्क है, उसके ऊपर पिछली लाइन में सब मेन होल टूटे पड़े हैं। एक मेन होल उसको रिपेयर किया है, वो भी सड़क के लेवल से ऊंचा कर दिया है। या तो उसको नीचे कर देंगे या ऊंचा कर देंगे, मतलब प्रॉपर काम की कोई सुपरवाइज़र, कोई जेई, कोई एई सुपरवाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और सविता जी को 6-6 महीने हो जाते हैं। अगर उसको मैं अधिकारी भेज रही हूँ, मैंने ठेकेदार को बोल दिया आपका काम हो जाएगा। मैं अपनी निजी शिकायत बताता हूँ, मेरे दरवाजे के आगे 1.5 साल से खड्डा खुदा हुआ है, ठीक है नहीं। बारिश के दिनों में पानी भरता है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जितना मेन रोड पे चलता है, उससे 50% ट्रैफिक मेरे घर के यहाँ से होके जाता है, क्योंकि ट्रैफिक जाम की हालत में सभी मीडियम हैवी व्हीकल्स यहाँ से निकलते हैं। कैमरा बाहर लगा हुआ है, अगर इसकी आपने सीन देखना है उससे कैप्चर करके देख सकते हैं आप। तो कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं गलियों के अंदर, ठीक है कि नहीं। मेन होल टूटे पड़े हैं, नालियाँ गंदगी से भरी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी है। कहो तो कर्मचारी को कहो तो कहता है वो जी मुझे तनख्वाह नहीं मिलती है। और पार्षद जो है वो अपना मस्त हैं, बोलो तो बोले जाओ। अभी पिछले हफ्ते मैंने 4 ट्रक कूड़ा उठवाया रेलवे पार्क के वहाँ से। ये हमारे डीसी जो स्निग्धा बंसल जी हैं, उनकी मेहरबानी है। डायरेक्ट मैंने उनको अप्रोच की, एसी साहब ने मुझे उसकी फीडबैक दी और सारा असला मसला युद्ध सत्र पे उठा करके 13 तारीख को मैंने फ़ोटो डाले, 14 तारीख शाम को साफ़ करवाया। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ डीसी और एसी साहब को और उनके डैम्स के पूरे स्टाफ को, जिन्होंने इतना क्विक एक्शन लिया। चलिए, कई मुद्दों पर नाराज़गी तो खैर है लोगों में, लेकिन कई मुद्दों पे अगर कहें तो कई अधिकारियों के काम से सदाराम जी संतुष्ट भी हैं। खैर, हम लौटते हैं अपने ट्रैफिक के मेन मुद्दे पर। सदाराम जी, अगर की जाए कि नरेला में ऐसे 5 कौन से उपाय अपनाए जाएं जिससे नरेला को जाम में थोड़ी राहत मिल सकती है, तो वो 5 कदम क्या हो सकते हैं? देखिए, नंबर 1 तो प्रॉपर सिग्नल सिस्टम हो। दूसरा, जो मेन रोड्स हैं उनमें खड्डे ना हों। तीसरा ये है जो रेडी पटरी वाले को, उनको व्यवस्थित ढंग से जगह दी जाए। तीसरी बात है जो दुकानदार पटरी को इंक्रोचमेंट करते हैं, उनको हिदायत दी जाए, उन पर जुर्माने लगाए जाएं या उनको किसी भी तरीके से समझाया जाए, ठीक है नहीं। फिर दूसरा ये है 5वीं बार कि हमें पब्लिक को भी इसका बहुत बड़ा सहयोग करना पड़ेगा। हमें खुद एजुकेट होना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा कि किन किन तरीके से हम उसको उचित ढंग से मदद कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की है, रेडी पटरी वालों की है, निगम की है, तो ये सब मिलजुल करके काम हो सकता है। कोई अकेला प्रशासन चाहे, गवर्नमेंट चाहे, मुझे नहीं लगता कि वो संभव हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल सदाराम जी, शायद आपके संज्ञान में है या नहीं है, जो नरेला का जो ये बस टर्मिनल है, और नरेला में आपके भी ध्यान में आया होगा 3 छोटी छोटी सब्जी मंडियां लगती हैं। एक साफियाबाद रोड पे है, एक पुरानी अनाज मंडी के सामने है और एक रामदेव चौक से साफियाबाद के बीच में है। तो ये जो छोटा सा जो रास्ता है रामदेव चौक से लेकर वाई पॉइंट तक, इस पूरे जगह के बीच में एक बस टर्मिनल और 3 सब्जी मंडियां हैं। इन दोनों जो सुविधाएं हैं, बस टर्मिनल और सब्जी मंडी, इसके लिए डीडीए में मास्टर प्लान के तहत ऑलरेडी जगह उपलब्ध कराई जा चुकी है। उसके बावजूद आज तक इन दोनों चीज़ों को वहां शिफ्ट नहीं कराया जा सका। तो इसमें आप विभागीय जागरूकता की कमी मानते हैं या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी?
देखिए, जो टर्मिनल की बात है, मैं इससे 10 साल पहले से जानता हूँ। अच्छा। और 10 साल पहले ये ज़मीन जो है राजस्व विभाग ने डीटीसी को दे दी थी, और उनकी प्लानिंग भी थी कि मल्टी स्टोरी इसके ऊपर जो है एक कम्प्लेक्स बनाया जाए, नीचे बसों के लिए पार्किंग हो, ऊपर जो है पार्किंग का स्थान बनाया जाए। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर ये एक जोहड़ है। वो चीज़ एक अड़चन में आ गई कि जोड़ के ऊपर जो है आप कोई काम नहीं कर सकते, तो वो सारा खटाई में पड़ गया। उसके बाद जो है हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि ISBT सिंगू बहुत बड़ा उनको प्लॉट अलॉट है, नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक इंटरनेशनल बस अड्डा बनना था, और इस टर्मिनल के लिए भी बाहर जगह बनी हुई है, ठीक है नहीं, माता मंदिर रोड के ऊपर वो बनाई गई थी, बाकायदा उसकी 4 दीवारी हुई, लेकिन गॉड नोज प्रशासन और डीटीसी ने क्या निर्णय लिया, वहाँ पे सब स्क्रैप्ड बसें जो है पार्क हो रही हैं। पहले ये था कि यहाँ से निकल करके टर्मिनल को वहाँ ले जाया जाएगा, और लोगों में एक आशा की किरण थी बहुत बड़ी कि ये होने जा रहा है, लेकिन उस पर भी काम नहीं हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है लोगों के लिए कि भाई बसें यहाँ पर, और अब तो इतनी भरमार है बसों की, बसें खाली चलती हैं, खाली बसें चलती हैं, और 20 सवारी लेनी होती है, बाकी खाली बसें इतनी हैं कि बेशुमार जो है क्लस्टर की बसें लाइन पे लाइन लगी रहती है, ठीक है नहीं। ये मुझे समझ नहीं आती कि किस तरीके से इसको शेड्यूल करते हैं, किस तरीके से नहीं करते। अगर वहाँ से बसों का इनपुट और आउटपुट ठीक से हो टर्मिनल से, तो कुछ राहत मिल सकती है। खैर, तो ये थे हमारे साथ सदाराम गुप्ता जी। इन्होंने अपने विचार रखे, भले ही बस टर्मिनल और सब्जी मंडियों पर दबी जुबान में ही सही, पर इन्होंने काफ़ी कुछ जो है वो तस्वीर साफ कर दी है। नरेला में जो है सड़कों की चौड़ाई इतनी नहीं है कि एक बस के आवागमन को भी नरेला की सड़क झेल सके। दूसरी चीज़, जिस टर्मिनल को यहाँ से शिफ्ट करने की बात हो रही है, उस टर्मिनल को शिफ्ट करने की बात मेरे याद में तकरीबन पिछले 10-12 सालों से चल रही है। पुराने विधायक जसवंत सिंह राणा के समय से ही यह सुनने में आया है कि नरेला को एक इनर रिंग रोड, बस टर्मिनल का शिफ्ट किया जाना, सब्जी मंडी के लिए DDA में जगह अलॉट होना, ये सब कुछ मौजूद है। पर कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी आड़े आ रही है। इस मसले पर दिल्ली सरकार को, चूँकि 2-2 बार यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक शरद चौहान बहुमत से यहाँ की जनता ने उन्हें जिताकर भेजा है, कई मसलों पर उनका काम करने का तरीका मुझे अच्छा भी लगता है। पीछे एक होड़गर रेलवे फाटक के उस पार एक कॉलोनी है, इंदिरा गांधी के समय की 20 सूत्रीय कॉलोनी, वहाँ आज़ादी के काफ़ी सालों बाद तक बिजली नहीं आ पाई थी। जब ये मामला विधायक शरद चौहान के संज्ञान में आया तो उन्होंने NDPL के अधिकारियों की वहाँ पर बैठक कराई, उन लोगों के सिक्योरिटी जमा करवाए, उनको कनेक्शन दिलाने की प्रक्रिया शुरू कराई। लेकिन कहीं ना कहीं विधायक शरद चौहान और दिल्ली सरकार को इन बेसिक समस्याओं की तरफ जल्दी ध्यान देने की ज़रूरत है। नरेला का बस टर्मिनल जल्द से जल्द DDA में शिफ्ट कराने की ज़रूरत है। नरेला में जो जगह जगह सब्जी मंडियां लगनी शुरू हो गई हैं, उनको भी एक जगह व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, वरना कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से DDA में फ्लैट आज जर्जर हो चुके हैं पर कोई अलॉटमेंट लेने को तैयार नहीं है, वैसे ही नरेला के जाम से अजीज आकर यहाँ के स्थानीय निवासी भी कहीं नरेला से पलायन ना करने लग जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर से किसी नई कॉलोनी से, वहाँ के स्थानीय समाज सेवी या RWA के सदस्य के माध्यम से आपको वहाँ की जन सुविधाओं की ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही। खैर, साथ ही साथ सदाराम गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारे को इतना समय दिया और इतनी सारी जानकारियाँ दी। आभारी हूँ मैं दिल्ली न्यूज़ 24 चैनल का कि आप जनता की आवाज़ को अपनी आवाज़ में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाते हैं, प्रशासन तक पहुंचाते हैं, राजनेताओं तक पहुंचाते हैं। उसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही, लेकिन इसी चैनल पर ट्रैफिक समस्या को लेकर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए मौजूद है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। हमने TI नरेला, जो नवनियुक्त TI नरेला हैं, उनके
जुबानी आपको नरेला के जाम से बचने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस जो इंतजाम कर रही है, जो प्लान बना रही है, उस प्लान के बारे में आपको हम अपने इसी चैनल पे बता रहे हैं। अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।